हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है रैन फेड एग्रीकल्चर एंड वर्कशेड मैनेजमेंट का, जो कि एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में फिफ्थ सेमेस्टर में आता है और अन्य यूनिवर्सिटी में अन्य सेमेस्टरों में आता होगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर सब्जेक्ट ये है तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले के वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप उसको देख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसका जो है पेपर कोड है वो है 16 151। ठीक है, AG 151, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं AG 151। ठीक है, और ये जो है बीएससी ऑनर्स AG सेमेस्टर फिफ्थ का और एग्जामिनेशन 2023 का है। ठीक है, रैन फेड एग्रीकल्चर एंड वर्कशेड मैनेजमेंट का है, जो कि इसमें आपको टाइम दिया होगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 हैं और सभी खंडों के उत्तर आपको देने हैं। सेक्शन ए में मिल जाता है आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और फिर उसके बाद बताया गया है, नोट दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पांच प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है और अधिकतम शब्द सीमा जो है 350 शब्द है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, सभी आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको अगर ये लगता हो कि ये हम क्वेश्चन अपने आप से बना लेते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए ये आप लोगों को वीडियो मिली है, इसके बाद में अगर आप तुरंत देख रहे हैं तब तो हो सकता है शॉर्ट अपलोड ना किया हो हमने, लेकिन ये है कि हाँ उसी दिन शाम तक जो है आप लोगों को वो शॉर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ये मिल जाएगा। चाहे तो आप, अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप लोगों को मिले, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर ही जो है पीडीएफ हम सेंड करते हैं। सभी पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ हैं, सभी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएंगी और आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर ये आप लोगों का जो है सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है और अधिकतम जो है शब्द सीमा जो है 150 शब्दों की है। ठीक है, फिर इसमें 7 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर सेक्शन सी शुरू हो जाता है, जिसमें 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को जो है आंसर देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है और 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में पूछा गया है सेक्शन ए में आप लोगों से पूछा गया है कि वर्षाधीन कृषि एवं शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए और शुष्क भूमियों में आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक का वर्णन कीजिए। शुष्क भूमियों में आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक का जो है वर्णन कीजिए। फिर इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, भारत में कृषि का एक बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, भारत में एक बड़ा हिस्सा जो है वो वर्षा पर निर्भर है, जिससे वर्षाधीन और शुष्क भूमि कृषि के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए बताया गया है कि बड़ा हिस्सा, क्योंकि जो है भारत के अधिकतर किसान जो हैं बारिश पर निर्भर होते हैं, कि जैसे जब धान लगाए जाते हैं, ठीक है, तो अधिकतर वो तभी धानों को लगाते हैं जब बारिश होती है। ठीक है, बारिश के दिनों में ही वो धान को लगाते हैं जो होगा। फिर उसके बाद चलते हैं परिभाषा पर। परिभाषा डिफिनेशन में क्या बताया गया है, डिफिनेशन में बताया गया है कि वर्षाधीन कृषि रेनफेड एग्रीकल्चर, इसमें बताया गया है कि यह उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है जहां फसलों की पूरी जल आवश्यकता केवल वर्षा से पूरी होती है। यहाँ सिंचाई का कोई बाहरी स्रोत नहीं होता है और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा आमतौर पर 800 मिलीमीटर से अधिक होती है। यहाँ मुख्य चुनौती जल की कमी नहीं बल्कि उसका कुशल प्रबंधन है। ठीक है, यहाँ जो है जल की मुख्य चुनौती जल नहीं है, ठीक है, बल्कि उसका कुशल प्रबंधन है। जल की यहाँ मुख्य चुनौती जल की कमी नहीं है, मतलब जल की कमी नहीं है बल्कि उसका कुशल प्रबंधन। ठीक है, कुशल प्रबंधन की उसकी कमी है। फिर उसके बाद बताया गया है शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या बताया गया है कि उन उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है, यह उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है जहां वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है और वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक होती है। यहाँ फसलों को अक्सर नमी के गंभीर तनाव, मॉइस्चर स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी में नमी को संचित करना होता है।
फिर उसके बाद बताया गया है शुष्क भूमियों में आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक। इसमें क्या बताया गया है कि रिसेंट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन ड्राईलैंड्स। तो बताया गया है कि शुष्क क्षेत्रों में कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कौन सी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो जिसमें आ जाता है जल संचयन और संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें आ जाता है इन सीटू नमी संरक्षण। इसमें बताया गया है कि खेतों में मेड़बंदी, गहरी जुताई और प्लास्टिक मल्चिंग उपयोग किया जाता है ताकि मिट्टी की कमी को उड़ने से रोका जा सके। फिर कृषि तालाब, फार्म पॉन्ड्स। इसमें क्या बताया गया है कि वर्षा के अतिरिक्त जल को तालाबों में जमा कर जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग करना, लाइफ सेविंग इरिगेशन, ठीक है, जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग करना। फिर उसके बाद आ जाता है खवाला, ठीक है, उन्नत फसल प्रबंधन। इसमें क्या बताया गया है कि कम अवधि वाली किस्में, ऐसी फसलों का चयन करें जो 60 से 90 दिनों में पक जाएं ताकि वे सूखे की अवधि से पहले ही कट सकें। फिर उसके बाद आ जाता है अंतर फसल प्रणाली, इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या बताया गया है कि एक ही खेत में दो फसलें उगाना, जैसे अरहर प्लस मूंग, और ताकि यदि एक फसल सूखे से खराब हो जाए तो दूसरी फसल से सहारा मिल सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि आधुनिक सिंचाई तकनीक, जिसमें बताया गया है कि सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन, जैसे ड्रिप, टपक और स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जिससे पानी की बर्बादी 50 से 70% कम हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है घ वाला क्वेश्चन पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि पोषक तत्व और उर्वरक प्रबंधन। इसमें क्या बताया गया है कि पर्णीय छिड़काव, फोलियर स्प्रे। इसमें क्या बताया गया है कि सूखे के दौरान पोषक तत्व देने के लिए यूरिया या पोटेशियम का सीधा पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजेल तकनीक। इसमें क्या बताया गया है कि मिट्टी में ऐसे जेल का उपयोग जो अपने वजन से कई गुना अधिक पानी को सोख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर पौधों को धीरे धीरे उपलब्ध कराते हैं। फिर उसके बाद इसके निष्कर्ष में आ जाता है कि शुष्क भूमि कृषि केवल जीवित रहने का साधन नहीं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर एक लाभप्रद व्यवसाय बना सकती है। उचित बीज चयन और नमी प्रबंधन इसकी सफलता की कुंजी है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया है कि जल समेट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? फिर जल समेट प्रबंधन की आवश्यकता तथा उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, जिसका उत्तर दिया गया है कि जल समेट प्रबंधन, ठीक है, जल समेट प्रबंधन के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि वाटरशेड मैनेजमेंट एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जलागम, ठीक है, क्या पूछा गया है, जलागम के भीतर प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से जल, मिट्टी और वनस्पति के संरक्षण और कुशल उपयोग पर केंद्रित है। फिर उसके बाद बताया गया है जल समेट प्रबंधन का अर्थ। इसमें क्या बताया गया है कि एक जल समेट वाटरशेड वह भू क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाह रन ऑफ पानी एक ही बूंदिया जलधारा जैसे नदी, झील या नाला में जाकर गिरता है। प्रबंधन का अर्थ है इस क्षेत्र में गिरने वाली वर्षा की हर बूंद का संचयन करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना ताकि स्थानीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि जल समेट प्रबंधन की आवश्यकता, नेसेसिटी। इसमें क्या बताया गया है कि गिरता भूजल स्तर, तो इसको कैसे सुधार सकते हैं? लगातार दोहन के कारण भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। वर्षा जल को जमीन के भीतर उतारने के लिए यह प्रबंधन अनिवार्य है। फिर उसके बाद बताया गया है कि मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन। इसमें क्या बताया गया है कि तेज बहाव के कारण उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। जल समेट तकनीकें पानी के वेग को कम कर मिट्टी को बचाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सूखा और बाढ़ नियंत्रण। इसमें क्या बताया गया है कि वर्षा जल का संचयन करके सूखे के समय उपयोग किया जा सकता है और जल निकासी का उचित प्रबंधन करके निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है पारिस्थितिक असंतुलन। इसमें क्या बताया गया है कि वनों की कटाई और अनियंत्रित चराई के कारण नष्ट हुए पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद पूछा गया है जल समेट प्रबंधन का महत्व। तो इसमें क्या बताया गया है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि। इसमें क्या बताया गया है कि सिंचाई के लिए
पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसान साल में एक से अधिक फसलें ले पाते हैं, जिससे पैदावार और आय बढ़ती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि पेयजल सुरक्षा। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुओं और हैंडपंपों का जल स्तर सुधारने से मानव और पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल की 12 मासी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। फिर उसके बाद आ जाता है वनीकरण और जैव विविधता। इसमें क्या बताया गया है कि जल की उपलब्धता से बंजर भूमि पर हरियाली आती है, जिससे चारा, ईंधन और फल प्राप्त होते हैं और वन्य जीवों को आवास मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रामीण रोजगार। तो ग्रामीण रोजगार में क्या बताया गया है कि जल संचयन संरचनाओं जैसे चेक डैम, मेड़बंदी के निर्माण और रखरखाव से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद बताया गया है सतत विकास। सतत विकास के बारे में क्या बताया गया है कि यह तकनीक वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुरक्षित रखने में मदद करती है। जिसके बाद फिर आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में बताया गया है कि जल समेट प्रबंधन केवल इंजीनियरिंग का कार्य नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। फिर उसके बाद आ जाता है सूखा क्या है, व्हाट इज ड्रॉट। तो इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखे के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि सामान्य अर्थों में सूखा ड्रॉट किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण होने वाली जल की कमी की स्थिति है। यह केवल बारिश का न होना नहीं, बल्कि यह पानी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर का परिणाम है, जो कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि सूखे का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। भारत में मौसम विज्ञान विभाग IMD और कृषि वैज्ञानिकों ने सूखे को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया है। फिर उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 1, मौसम संबंधी सूखा। इसमें क्या बताया गया है कि यह सूखे का प्रारंभिक चरण है, जब किसी क्षेत्र में होने वाली वास्तविक वर्षा उस क्षेत्र की सामान्य औसत वर्षा से 25% या उससे अधिक कम होती है, तो उसे मौसम संबंधी सूखा कहा जाता है। इसे इसकी तीव्रता के आधार पर सामान्य 26 से 50% कमी में बांटा जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि कृषि संबंधी सूखा, एग्रीकल्चर ड्रॉट, जब मिट्टी की नमी और वर्षा का स्तर इतना कम हो जाए कि वह फसलों की वृद्धि के लिए पर्याप्त न रहे, तो उसे कृषि सूखा कहते हैं। यह सीधे तौर पर फसलों के मुरझाने और पैदावार घटने से जुड़ा है। इसमें वर्षा की मात्रा से अधिक वर्षा के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व होता है। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट। इसमें बताया गया है कि जल विज्ञान संबंधी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, यह लंबे समय तक होने वाले मौसम संबंधी सूखे का परिणाम है। इस स्थिति में सतही जल, नदियों, झीलों, जलाशयों और भूजल के स्तर में भारी गिरावट आ जाती है। इसका प्रभाव कृषि के साथ साथ उद्योगों और घरेलू उपयोग पर भी पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है सामाजिक आर्थिक सूखा। इसमें क्या बताया गया है कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पानी और भोजन की कमी के कारण समाज के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी, पशुओं की मृत्यु, पलायन और वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि सूखे के प्रभाव इम्पैक्ट्स पारिस्थितिकी पर वनों का विनाश और वन्य जीवों की हानि है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्थिक में क्या बताया गया है कि कृषि उत्पादन में गिरावट और GDP में कमी। फिर सामाजिक में बताया गया है कि गरीबी, कुपोषण और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन। फिर उसके बाद बताया गया है कि रोकथाम और प्रबंधन, आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग द्वारा सूखे की पूर्व चेतावनी, सूखा प्रतिरोधी फसलों का चुनाव और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सूखे के प्रभाव को कम किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि शुष्क खेती की विभिन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए तथा इनके निराकरण के उपाय बताइए। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि शुष्क खेती, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और खेती पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहती है। भारत जैसे देश में जहां कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शुष्क है, यहाँ की समस्याएं और समाधान दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद आ जाता है शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं।
शुष्क खेती की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं ये जान लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है वर्षा की अनिश्चितता और असमान वितरण। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ वर्षा न केवल कमी होती है बल्कि उसका समय भी अनिश्चित होता है और कभी मानसून देरी से आता है तो कभी फसल पकने के समय अचानक गायब हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट। इसमें बताया गया है कि मृदा में नमी की कमी। मृदा में नमी की कमी। इसमें क्या बताया गया है कि उच्च तापमान और तेज हवाओं के कारण मिट्टी से वाष्पीकरण एवापोरेशन अधिक होता है। एवापोरेशन अधिक होता है जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कम उपजाऊ मिट्टी। कम उपजाऊ मिट्टी। इसमें क्या बताया गया है कि शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में अक्सर जैविक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन और पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में क्या बताया गया है कि वनस्पति की कमी के कारण तेज हवाएं और अचानक होने वाली भारी बारिश ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है पांचवा पॉइंट। इसमें बताया गया है कि निम्न निवेश क्षमता। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ के किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जिससे वे उन्नत बीज उर्वरक और आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है निराकरण उपाय। तो इसमें क्या बताया गया है कि शुष्क खेती को लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। जिसमें आ जाता है पहला कि नमी का संरक्षण, मॉइस्चर कंजर्वेशन। इसमें क्या बताया गया है कि मल्चिंग। मल्चिंग में आ जाता है फसल के अवशेषों या प्लास्टिक फिल्म से मिट्टी को ढकना ताकि नमी न उड़े। फिर उसके बाद आ जाता है कि गहरी जुताई। गहरी जुताई में क्या बताया गया है कि गर्मियों में गहरी जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट। जिसमें बताया गया है कि फसल प्रबंधन तकनीक। इसमें बताया गया है कि सूखा रोधी किस्में। बताया गया है कि कम पानी में उगने वाली और कम अवधि में पकने वाली फसलों जैसे बाजरा, ग्वार, सरसों का चुनाव करना। फिर उसके बाद आ जाता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या बताया गया है कि जोखिम कम करने के लिए मुख्य फसल के साथ दलहन या तिलहन उगाना। फिर उसके बाद आ जाता है कि आधुनिक सिंचाई और बुनियादी ढांचा। इसमें क्या बताया गया है कि सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना जिससे 60% तक पानी की बचत होती है। और खेत तालाब, फार्म पॉन्ड्स। इसमें क्या बताया गया है कि वर्षा जल संचयन के लिए छोटे तालाब बनाना ताकि संकट के समय जीवन रक्षक सिंचाई दी जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है मृदा स्वास्थ्य में सुधार। मृदा स्वास्थ्य में सुधार कैसे बताया गया है कि जैविक खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का अधिक उपयोग करना ताकि मिट्टी की जल सोखने की शक्ति बढ़ जाए। और निष्कर्ष में बताया गया है कि शुष्क खेती की चुनौतियों का सामना केवल वैज्ञानिक प्रबंधन और जल संचयन के माध्यम से ही नहीं किया जा सकता है। इससे केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों की आय में भी स्थिरता आएगी। फिर उसके बाद बताया गया है पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या पूछा गया है कि जल समेट प्रबंधन के सिद्धांत एवं अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि जल समेट प्रबंधन वाटरशेड मैनेजमेंट के सिद्धांत और अवयव एक एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित हैं जिसका उद्देश्य भूमि और जल संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अधिकतम उत्पादन प्राप्त की जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है जल समेट प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि जल समेट प्रबंधन निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करता है। जैसे पहला आ जाता है संसाधन संरक्षण। इसमें क्या बताया गया है कि मिट्टी और जल का उनके उद्गम स्थान पर ही संरक्षण करना। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें वर्षा जल के वेग को कम करना और मिट्टी के कटाव को रोकना शामिल है। फिर उसके बाद आ जाता है सतत उपयोग। सतत उपयोग में क्या बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। फिर उसके बाद आ जाता है एकीकृत दृष्टिकोण। इसमें क्या बताया गया है कि जल, मिट्टी, वनस्पति, पशु और मानव संसाधन का एक प्रबंधन करना क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है। फिर उसके बाद बताया गया कि स्थानीय भागीदारी। इसमें क्या बताया गया है कि स्थानीय समुदाय को योजना बनाने के लिए क्रियान्वयन तक शामिल करना ताकि परियोजना लंबे समय तक सफल रहे। फिर उसके बाद आ जाता है पारिस्थितिक संतुलन। इसमें क्या बताया गया है कि क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखना। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जल समेट प्रबंधन के प्रमुख अवयव। तो एक सफल जल समेट कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। कौन से निम्नलिखित हैं? जिसमें आ जाता है मृदा और जल संरक्षण, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अवयव है
यह सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अंतर्गत ढाल के अनुसार मेड़बंदी, वंडिंग, कंटूर खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती बनाना शामिल है। जल वेग को रोकने के लिए चेक डैम और गली प्लग का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। फिर उसके बाद बताया गया कि वर्षा जल को संचित करने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई जाती हैं, जैसे खेत तालाब, फार्म पॉन्ड्स और परकोलेशन टैंक्स, जिसमें खेत तालाब में आ जाता है अतिरिक्त जल को जमा कर सिंचाई के लिए उपयोग करना। फिर परकोलेशन टैंक में क्या बताया गया कि भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, इसमें बताया गया कि फसल प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि शुष्क खेती की तकनीकों को अपनाना, जैसे कम पानी वाली फसलों का चुनाव, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन और अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग प्रणाली, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है नवीकरणीय और चारागाह विकास, एफोरेस्टेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है बंजर भूमि पर पेड़ लगाना और चारागाहों का विकास करना। पेड़ न केवल मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, बल्कि वर्षा जल के जमीन में रिसने की दर को भी बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि आजीविका और क्षमता निर्माण। ठीक है, आजीविका और क्षमता निर्माण। इसमें क्या बताया गया है कि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देना और स्व सहायता समूहों के माध्यम से कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर जिसमें आ जाता है निष्कर्ष में क्या बताया गया है कि जल समेट प्रबंधन के लिए ये सिद्धांत और अवयव मिलकर एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, जो न केवल सूखे से लड़ती हैं, बल्कि पर्यावरण को भी समृद्ध बनाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या आ जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग, जल कटनी। इसमें क्या बताया गया, सेक्शन बी में आ जाता है। ठीक है, सेक्शन बी में आ जाता है जल कटनी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे अक्सर जल संचयन या जल कटनी भी कहा जाता है, वर्षा जल को भविष्य के उपयोग के लिए एकत्र करने और संचित करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को बेकार बहकर नदियों या समुद्रों में जाने से रोकना और उसे स्थानीय स्तर पर उपयोग के लिए बचाना। फिर उसके बाद आ जाता है जल संचयन की मुख्य विधियां। इसमें क्या बताया गया है कि छत जल संचयन, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। इसमें क्या बताया गया है कि घरों या इमारतों की छतों पर गिरने वाले पानी को पाइप के माध्यम से टैंक में जमा करना या सीधे कुओं गड्ढों में डालकर भूजल पुनर्भरण रिचार्ज करना। फिर उसके बाद आ जाता है सतही जल संचयन, जिसमें आ जाता है सरफेस हार्वेस्टिंग, जिसमें बताया गया है कि खेतों और खुले मैदानों में बहने वाले अतिरिक्त पानी को तालाबों, पोखरों या चेक डैम के माध्यम से रोकना। फिर उसके बाद आ जाता है महत्व और लाभ। इसमें क्या बताया गया है कि भूजल स्तर में सुधार। तो बताया गया इसमें कि यह जमीन के नीचे गिरते स्तर को रोकने और उसे बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। फिर उसके बाद बताया गया कि सिंचाई में सहायक होता है। क्या होता है? सिंचाई शुष्क समय में फसल को जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करने के लिए यह पानी वरदान साबित होता है। फिर उसके बाद बताया गया कि मृदा अपरदन में कमी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब पानी को बहने से रोका जाता है तो मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है। फिर बताया गया है कि लागत में कमी आती है और यह पानी का एक सस्ता और शुद्ध स्रोत है, जिससे पंपिंग और अन्य भारी खर्चों में कमी आती है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या है। तो इसके बारे में बताया गया है कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स ऐसे रसायन पदार्थ या सामग्री है जिनका छिड़काव पौधों या पत्तियों पर उनकी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन दर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। शुष्क खेती और सूखे की स्थिति में जहां पानी की कमी होती है, ये तकनीक पौधों को नमी बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, नमी बनाए रखने में मदद करती है। फिर उसके बाद बताया गया कि प्रमुख प्रकार, टाइप्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि रंध्र बंद करने वाले स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, PMA।
फिर बताया गया है कि परत बनाने वाले फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ये पत्तियों पर एक पतली पारदर्शी फिल्म बना देते हैं जो पानी के वाष्प को बहाकर बहाकर निकलने से रोकती है, जैसे वैक्स, तेल और सिलिकॉन। फिर इसमें बताया गया है कि परावर्तक प्रकार रिफ्लेक्टिव टाइप्स, इसमें क्या बताया गया है कि ये सौर विकिरण को परिवर्तित कर पत्तियों का तापमान कम कर देते हैं, और जैसे काओलियन पाउडर, ठीक है, जैसे क्या है काओलियन पाउडर। तो वृद्धि अवरोधक ग्रोथ रिटर्डेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि ये जड़ विकास को बढ़ाते हैं और टहनियों की वृद्धि कम करते हैं, जैसे साइकोलेश। फिर उसके बाद आ जाता है इसके लाभ में क्या बताया गया है कि यह पौधों की जल उपयोग दक्षता WUE को बढ़ाते हैं, ठीक है, WUE को बढ़ाते हैं। फिर बताया गया है कि नर्सरी से पौधों को दूसरी जगह लगाते समय होने वाले ट्रांसप्लांट शॉक को कम करते हैं और गंभीर सूखे की स्थिति में फसल को बचाने में सहायक करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आकस्मिक फसल नियोजन। इसमें क्या बताया गया है कि आकस्मिक फसल नियोजन कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग, इसमें क्या बताया गया है इसका अर्थ, ठीक है, इसका अर्थ। फिर उसमें क्या बताया गया है कि असामान्य मौसम की स्थिति, जैसे मानसून की देरी, लंबे समय तक सूखा या असमय भारी वर्षा से निपटने के लिए पहले से तैयार की गई एक वैकल्पिक कृषि रणनीति। इसका मुख्य उद्देश्य खराब मौसम के कारण होने वाले फसल नुकसान को कम करना और किसानों की आय को सुरक्षा प्रदान करना है। फिर उसके बाद आ जाता है इसके मुख्य घटक। इसके मुख्य घटकों में क्या बताया गया है कि मानसून की देरी होने पर इसमें क्या बताया गया है कि यह मुख्य फसल जैसे धान की बुवाई का समय निकल जाए तो कम अवधि वाली फसलों की किस्मों जैसे मूंग, उड़द या तोरैया का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया कि फसल के बीच में सूखा होना, मिड सीजन ड्रॉट। इसमें क्या बताया गया है कि ऐसी स्थिति में पौधों की संख्या कम करना, खरपतवार नियंत्रण और मल्चिंग द्वारा मिट्टी की नमी बचाई जाती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि वैकल्पिक फसलें, इसमें क्या बताया गया है कि यदि मुख्य फसल पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उपलब्ध नमी के आधार पर चारे वाली फसलों या कम पानी वाली तिलहन फसलों को उगाया जाता है। फिर जिसके महत्व में बताया गया है कि यह तकनीक अनिश्चित जलवायु में जोखिम प्रबंधन का एक सशक्त माध्यम है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। फिर उसके बाद आ जाता है मल्चिंग में क्या बताया गया है, पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और उसकी उर्वरता बढ़ाने की एक अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है। इसमें मिट्टी को ऊपरी सतह को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से ढका जाता है। और मल्चिंग के प्रकार, इसमें क्या बताया गया है कि कार्बनिक मल्च, ऑर्गेनिक मल्च, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें फसल के अवशेष, पुआल, सूखी पत्तियों, घास या लकड़ी के बुरादे का उपयोग किया जाता है। यह समय के साथ सड़कर मिट्टी को जैविक खाद प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अकार्बनिक मल्च। इसमें क्या बताया गया है, इनऑर्गेनिक मल्च। इसमें बताया गया है कि इसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म का उपयोग किया जाता है। यह आधुनिक बागवानी और सब्जियों की खेती में बहुत लोकप्रिय है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमुख लाभ। इसमें क्या बताया गया है, नमी का संरक्षण। इसमें बताया गया है कि यह सूर्य की सीधी धूप को मिट्टी तक पहुंचाने से रोकता है, जिससे वाष्पीकरण, एवोपोरेशन कम होता है और पानी की 40 से 60% तक बचत होती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि खरपतवार नियंत्रण। इसमें क्या बताया गया है कि ढकने के कारण खरपतवारों को प्रकाश नहीं मिलता है, जिससे वे उग नहीं पाते हैं। फिर बताया गया है कि मृदा स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया है कि यह मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रखता है और मिट्टी के कटाव, सॉइल इरोशन को रोकता है। फिर पैदावार में वृद्धि। इसमें क्या बताया गया है कि इससे जड़ें बेहतर विकसित होती हैं और फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कृषि वानिकी। इसमें क्या बताया गया है कि कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री भूमि उपयोग की एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही भूमि के टुकड़े पर कृषि फसलों के साथ साथ बहुवर्षीय वृक्षों, फलदार, ईंधन या इमारती लकड़ी वाले और कभी कभी पशुपालन को एकीकृत किया जाता है। यह प्रणाली आर्थिक लाभ और पर्यावरण स्थिरता का बेहतरीन मेल है। फिर उसके बाद आ जाता है इसके मुख्य लाभ और विशेषता। इसमें पहला आ जाता है मिट्टी की उर्वरता, जिसमें बताया गया है कि पेड़ों की पत्तियां गिरकर सड़ने से मिट्टी में जैविक खाद्य ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाता है। फिर आय का विविधीकरण। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किसान को केवल
फसलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसे लकड़ी, फल, चारा और गोंद जैसे उत्पादों से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि जलवायु अनुकूलन। इसमें क्या बताया गया है कि पेड़ सूक्ष्म जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जिससे फसलों को लू और अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा मिलती है। यह कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी सहायक है। फिर उसके बाद बताया गया कि जल संरक्षण। इसमें क्या बताया गया कि यह प्रणाली मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, जो शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभदायक है, जिसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है केम पौधे। केम पौधों के बारे में क्या बताया गया है कि केम पौधे अर्थात क्रेशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या बताया गया है कि वे पौधे जिनमें शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए एक विशेष प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई है। इसके प्रमुख उदाहरण कैक्टस, अनानास और एलोवेरा है। फिर मुख्य विशेषताओं में क्या बताया गया है कि विपरीत रंध्र चक्र। ये पौधे पानी बचाने के लिए दिन में अपने रंध्र स्टोमेटा बंद रखते हैं और रात में खोल देते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि रात में CO2 संचयन। इसमें क्या बताया गया कि रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसे मैलिक एसिड के रूप में जमा कर लेते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि दिन में प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में बताया गया कि दिन के समय में जब रंध्र बंद होते हैं, ये संचित एसिड से CO2 मुक्त कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि यह अनोखी प्रक्रिया इन पौधों को पानी की भारी कमी के बावजूद जीवित रहने और बढ़ने में सक्षम बनाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रभावी वर्षा के बारे में क्या बताया गया है कि इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल में क्या बताया गया है कि वर्षा की वह मात्रा है जो मिट्टी में संचित होकर पौधों की जड़ों द्वारा सीधे उपयोग की जाती है। वर्षा का वह हिस्सा जो सतह पर बह जाता है, रन ऑफ, या जो जड़ों की गहराई से नीचे रिस जाता है, डीप परकोलेशन, उसे प्रभावी वर्षा नहीं माना जाता है। प्रभावी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक। वर्षा की तीव्रता। यदि वर्षा बहुत तेजी से होती है तो अधिकांश पानी बह जाता है और प्रभावी वर्षा कम होती है। मिट्टी की प्रकृति। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी नीचे रिस जाता है, जबकि चिकनी मिट्टी में यह अधिक समय तक संचित रहता है। समय की स्थिति। घनी फसलों वर्षा या बूंदों को सीधे जमीन पर गिरने से रोकती हैं और मिट्टी की नमी को सोखने में मदद करती हैं। फिर वाष्पीकरण में क्या बताया गया है? वाष्पीकरण में बताया गया है कि उच्च तापमान के कारण यदि पानी जल्दी भाप बन जाए तो प्रभावशीलता कम हो जाती है। फिर महत्व में बताया गया है कि कृषि और सिंचाई प्रबंधन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता का निर्धारण केवल कुल वर्षा आधार पर नहीं बल्कि प्रभावी वर्षा के आधार पर किया जाता है। इससे पानी की बचत और सटीक खेती संभव होती है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन सी में पूछा गया है कि IGFRI। तो इसमें क्या पूछा गया है कि IGFRI का पूरा नाम भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद बताया गया है कि यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यह संस्थान चारा उत्पादन, चारागाह प्रबंधन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आहार विकसित करने हेतु अनुसंधान करता है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है CAZRI क्या होता है। CAZRI क्या होता है? तो इसमें क्या बताया गया कि CAZRI इसका जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें क्या बताया गया है कि यह केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह स्थापना शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि मरुस्थलीकरण रोकने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और टिकाऊ खेती पर शोध कार्य करता है। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि CRIDA इसके बारे में क्या बताया गया है कि CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसके बारे में बताया गया है कि हैदराबाद में स्थित है और एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य कार्य शुष्क और वर्षाधीन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन
उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तकनीक विकसित करना है और जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन, समुच्च खेती। समुच्च खेती क्या है? तो इसमें क्या बताया गया है कि समुच्च खेती ढालू भूमि पर खेती करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जुताई और बुवाई ढलान विपरीत समान ऊंचाई वाली रेखाओं कंटोर्स पर की जाती है। यह विधि पानी के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोकती है और मिट्टी में नमी का संरक्षण जो है करती है, ठीक है, संरक्षण करती है। फिर उसके बाद आ जाता है अपवाह, रन ऑफ क्या है? तो अपवाह रन ऑफ वर्षा जल का वह हिस्सा है जो मिट्टी द्वारा सोखा नहीं जाता और गुरुत्वाकर्षण के कारण सतह पर बहने लगता है। यह अंततः नालों, नदियों या जलाशयों में मिल जाता है। अधिक अपवाह मृदा अपरदन का कारण बनता है जिसे जल संचयन तकनीक द्वारा रोककर भू जल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कोई भी पीडीएफ हमें सेंड करना चाहते हैं जिसका आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो है इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग मैसेज में आप पीडीएफ को जो है भेज सकते हैं। और ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो बनाते हैं और उसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से जो है वीडियो में कोई दिक्कत होने के कारण जो है वीडियो डिलीट करनी पड़ती है या खुद ब खुद वो डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से हम, जैसे अभी ये वीडियो जो है 45 मिनट का बना हुआ है, ठीक है, अभी तक जो है 45 मिनट हो गए हैं, तो इसकी हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं क्योंकि आप लोगों का समय जो है थोड़ा सा बच सके। तो इसकी वजह से आप लोगों को जो है कम समय दिख रहा होगा वहाँ पे। तो ऐसा हो जाता है कि किन्हीं कारणों की वजह से हमें वीडियो डिलीट करना पड़ता है या वीडियो खुद ब खुद वो डिलीट हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है और फिर से वीडियो बनाना पड़ता है जिसमें जो है बोलने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर लिखा कुछ और होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं, ठीक है, दिख कुछ और रहा होता है, ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि इस वीडियो में कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।